नमस्कार साथियों, मैं अजय शर्मा आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी अपना 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को आमंत्रित किया गया है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हम 26 जनवरी अर्थात अपने गणतंत्र दिवस को अपने संविधान यानी कि आइन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने की तिथि की याद के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यद्यपि कि हमारा संविधान बनने में लगभग 3 साल का समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बन गया था। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जब हम अपने संविधान का निर्माण देखते हैं तो दिसंबर 1940 में संविधान सभा का निर्माण हुआ और उसके बाद लगभग 3 साल में ये कंप्लीट हो गया, तो लगभग दिसंबर 1949 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके विषय में हमारी प्रस्तावना भी कहती है कि जहाँ पर वो एक डेट को स्पेसिफाई करती है, जो है 26 नवंबर 1949। मतलब 24 नवंबर 1949 से संविधान सभा की आखिरी बैठक स्टार्ट हुई थी, जो 26 नवंबर 1949 तक चली थी। इस टाइम तक संविधान की प्रस्तावना को भी स्वीकार किया गया था। तो प्रश्न ये है कि संविधान जब बनकर के 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, तो हम संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1930 तक गए क्यों? ना, पॉइंट तो यहाँ पर है। हालांकि आप में से अगर बहुत से लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे हों, ठीक से पढ़ाई की हो इतिहास की, तो उनको ये क्लियर होगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन जनरली जीएस पढ़ने वाले बच्चों में या जिसको सामान्य अध्ययन भी बोलते हैं या स्कूलिंग में ये चीज नहीं बताई जाती है, तो आज हम ये क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे कि 26 जनवरी को हम अपना जो गणतंत्र दिवस है, इसको 26 जनवरी को हमने क्यों बनाया, है ना। प्रस्तावना हमारी जो डेट स्पेसिफाई करती है वो है 26 नवंबर 1949। तो अब हम इसकी पूरी एक स्टोरी देख लेते हैं कि लगभग आधा घंटे या 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इससे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, वन लाइनर एग्जाम की या वनडे एग्जाम की, तो आपको इसी वीडियो से लगभग 8 से 10 फैक्ट मिल जाएंगे, जो आपको आसानी से इसी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। जो कि करंट अफेयर्स का मामला भी है। इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ पर आमंत्रित किया है चीफ गेस्ट के फॉर्म में, और वो आ भी गए हैं यहाँ पे। तो बात स्टार्ट होती है लगभग 1915 से। वहीं थोड़ा पीछे से कर लेते हैं। जब 1915 में गांधी जी आए, अब क्योंकि ये टाइम प्रथम विश्व युद्ध का था, तो गांधी जी ने आ, ब्रिटिश पक्षधर नीति अपनाई, मतलब अंग्रेजों के सपोर्ट में रहे, और जिस कारण उनको यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा और उनको भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया। अब ये सब इसलिए किया गया था कि अंग्रेज कुछ पॉलिसी बना के या कोई कानून बनाकर भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देंगे और उनको एक गरिमापूर्ण जीवन, है ना, सत्ता में भागीदारी देकर के उनको कुछ अधिकार मिलेंगे। लेकिन बदले में रॉलेट एक्ट आया, इसको बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून कहा गया। इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह भी हुआ। फिर जब खिलाफत हुआ तो उसके साथ ये हो गया, है ना। ये फिर आंदोलन का सिस्टम लगातार चलता रहा है। लेकिन इसी बीच भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको हम मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसमें कई सारे संवैधानिक सुधार किए गए तथा इसके साथ में एक प्रावधान और किया गया कि जो चूंकि डोमिनियन स्टेटस की मांग चल रही है यहाँ पे 1895 से ये चल रही है ना। सबसे पहले जो अनौपचारिक फॉर्म में जो मांग की है, बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में,
है ना? तो आपका एक ये पॉइंट हो गया, 2-3 पॉइंट तो हो गए होंगे अब तक। तो ये मांग चल रही थी, डोमिनियन स्टेटस की मांग चल रही थी, जहाँ पर डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि सर्वोच्च संस्था, आप ब्रिटिश क्राउन को मानने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने यहाँ पर रूल करने के लिए हमको पावर चाहिए थी। सर्वोच्च सत्ता हम ब्रिटिश को मानने के लिए तैयार थे, ब्रिटिश क्राउन के अंडर काम करने के लिए तैयार थे। ये स्टेटस होता था डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस की मांग चल रही थी, लेकिन ये दिया नहीं जा रहा था। तो 1919 में ये व्यवस्था दी गई कि लगभग 10 साल के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा, जो कि भारत में जो संवैधानिक विकास की प्रगति है, जो संवैधानिकता की प्रगति है कि उनको संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा और फर्दर उसकी जो रिपोर्ट होगी उसको आधार मान के आगे का काम किया जाएगा, है ना? तो इसी को चलते-चलते 1927 में फिर एक कमीशन आया भी, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि अ, जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन आया था। और इसमें सभी के सभी ब्रिटिश लोग थे और औपनिवेशिक मानसिकता को लेकर के ये आया था। तो इसका भयंकर विरोध हुआ भारत में और साइमन गो बैक के नारे के साथ इसका स्वागत हुआ। 1930 में लगभग लगभग में याद कीजिएगा, क्योंकि आपको ये डेट याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो लगभग 1930 अगर लगभग लगा लेते हैं तो उससे आसानी होती है टाइम पीरियड को, फ्रेम को याद रखने के लिए। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर भी लगभग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड लगभग लगभग आइडिया हो कि ये उस टाइम की बात है, ये इंपॉर्टेंट है। लगभग 1930 के आसपास, जानबूझ करके मैं लगभग का यूज कर रहा हूँ, है ना? लगभग 1930 में इसकी रिपोर्ट आती है और जिसको भारतीयों ने लगभग अस्वीकार कर दिया था, है ना? बहुत बुरी तरीके से अस्वीकार किया था इसको। अब इसी बीच में जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, साइमन कमीशन आया था उसके लिए, क्योंकि ये संवैधानिक रिफॉर्म्स के लिए, संवैधानिक विकास के लिए आया था कि भारत में संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए कि या नहीं दिए जाने चाहिए, और इसके लिए भारतीयों ने विरोध किया, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या अ, मुस्लिम लीग हो। लगभग सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। अब फिर इसी विरोध को देखते हुए एक अंग्रेज, जिसका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड, लॉर्ड बर्किनहेड, और जो कि तत्कालीन भारत सचिव थे। अब भारत सचिव का पद 1857 के विद्रोह के बाद, जब 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद निर्धारित किया गया था। तो इस समय भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड। उन्होंने भारतीयों के इस आंदोलन की और साइमन कमीशन के विरोध की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय लोग ऐसा संविधान बना ही नहीं सकते हैं जहां पर सभी समुदाय और वहां पर रहने वाले सभी वर्ग इसको लेकर के सहमत हो जाएं। तो भारतीय ऐसा संविधान नहीं बना सकते। अब ये बात कुछ लोगों को, स्वराजिस्ट लोगों को बुरी लग गई। स्वराज मतलब वही, शुरुआत में स्वराज मांग रहे थे ना, जो डोमिनियन स्टेटस की बात की, स्वायत्तता भी जिसको बोलते हैं, तो स्वराज मांग रहे थे शुरुआत में। इसके संबंध में आपने एक तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का नारा भी सुना होगा, है ना? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, या स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे, ये नारा भी सुना होगा। शुरुआत में स्वराज की मांग चल रही थी, अर्थात डोमिनियन स्टेटस की। तो इस बात को लेके स्वराजिस्ट लोग मतलब जो स्वराज की मांग रख रहे थे वो, और स्वराज पार्टी की स्थापना भी हो गई थी बीच में। स्वराजिस्ट लोग इसको लेके अलर्ट हो गए और फिर 1928 में एक रिपोर्ट बनाई गई, जिसको हम, बहुत फेमस रिपोर्ट है, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इस नेहरू रिपोर्ट को अ, जो मोतीलाल नेहरू हैं, इनकी अध्यक्षता वाली एक समिति ने बनाया था। हालांकि कहीं कहीं समिति मिलता है, कहीं कहीं डायरेक्ट ये भी नाम मिलता है कि इसको मोतीलाल नेहरू ने ही बनाया था। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि जो भविष्य में संविधान बनेगा, क्योंकि ये संविधान नहीं है ना? संविधान नहीं है, संविधान का एक प्रारूप मात्र जैसा है। तो इसमें भविष्य में जो
भारत गणराज्य का संविधान बनेगा उसके कुछ आदर्श स्थापित किए गए थे, जैसे कि भारत का शासन का स्वरूप कैसा होगा, तो इसमें बताया गया कि संसदीय स्वरूप होगा। इसके अलावा भारत भविष्य में जो संविधान बनेगा, भारतीय संविधान, वो पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को फॉलो करेगा। उसके अलावा यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स अर्थात जिसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, जिससे कि व्यक्ति का या मानव मात्र का, नागरिकों का गौरवपूर्ण जीवन सुनिश्चित हो पाए, ये भी, इसके बारे में भी चर्चा की गई। तो ऐसे कई सारे बातों की चर्चा इस नेहरू रिपोर्ट में की गई। ये ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू नाम याद रखना यहाँ पे। नेहरू रिपोर्ट, लॉर्ड बर्किनहेड ने जो आलोचना की, उसके अगेंस्ट में जो प्रतिक्रिया हुई, उसका फल थी ये नेहरू रिपोर्ट। हालांकि इसके कई सारे तत्वों को जो हम वर्तमान में संविधान देखते हैं, यहाँ पर देखते ही हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है ना, और उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में दिए ही हुए हैं। उसके अलावा पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत 42वें संविधान के द्वारा यद्यपि की प्रस्तावना में जोड़ा गया, लेकिन उससे पहले भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो यहाँ पर होता ही था, और धर्म, मूल वंश आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता ही है। अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, है ना, आर्टिकल 15 बताता है। ऐसा ही आर्टिकल 17 भी बताता है। एक पॉइंट और था इसमें कि अस्पृश्यता का अंत भी करेगा ये नेहरू रिपोर्ट में। तो आर्टिकल 17 says that state abolition of untouchability, ये आर्टिकल 17 ये प्रोविजन करता है। तो इससे भी बहुत सारी चीजें वहां पे ली गई। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट ये बनाई गई थी। इसके बाद अभी भी ध्यान रखना, यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस ही चल रहा है, और लेकिन स्वराजिस्ट लोगों ने अब तक पूर्ण स्वराज की मांग को रखना स्टार्ट कर दिया है। पूर्ण स्वराज मतलब जहां डोमिनियन स्टेटस या स्वराज में क्या मान रहे थे कि हमको स्वायत्तता दो, कानूनों के हिसाब से अपने लोगों पर, अपनी जगह पर हम शासन चलाएंगे, लेकिन हम सर्वोच्च सत्ता के तौर पर ब्रिटिश क्राउन को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब पूर्ण स्वराज की बात आती है तो वहां पर यह भी आ जाता है कि हम सर्वोच्च सत्ता के तौर पर ब्रिटिश क्राउन को क्यों माने, सर्वोच्च सत्ता भी भारत में ही होनी चाहिए। ये हो जाता है पूर्ण स्वराज। इसको लेके क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी, ए ह्यूम के द्वारा स्थापना हो चुकी थी इसकी, तब से लगातार ये काम कर रही थी ये संस्था। और लगभग दिसंबर में, प्रतिवर्ष दिसंबर में इसकी मीटिंग होती थी। सेशन भी बोलते हैं जिसको, हिंदी में अधिवेशन भी बोलते हैं। तो ऐसे ही दिसंबर 1929 में इसमें लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, है ना, तत्कालीन मुखर नेता, समाजवाद के प्रति अत्यंत झुकाव वाले नेता, ये कर रहे थे। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। पूर्ण स्वराज, ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, और ये दिसंबर 1929 की बात है। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, है ना। और इसमें ए, लगभग 31 जो दिसंबर है 1929, 31 दिसंबर 1929 को ये रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, और घोषणा की गई कि जो आने वाला 26 जनवरी है उसको स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। फिर क्या हुआ कि 2 जनवरी को, 2 जनवरी 1930, ये एक बात तो हो गई अपनी कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, दिसंबर 1929 में, ऐसे याद रखना। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद स्वतंत्रता, अच्छा, 31 जो दिसंबर था, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया गया, और ये डिक्लेयर किया गया कि आने वाला जो 26 दिसंबर है उसको 26 जनवरी है, उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और फिर 2 जनवरी को जो भारतीय कांग्रेस कमेटी है, भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया
और ये घोषणा की कि अगर 26 जनवरी तक 26 जनवरी तक ब्रिटिश सत्ता है, अगर जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक सत्ता है, भारतीयों के हाथों में अगर नहीं देती है, तो भारत 26 जनवरी 1930 को स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देगा। और ऐसा कमोबेश हुआ भी। 26 जनवरी को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया भारत उस दिन। अब 1930 में आ गए हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है ना। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। उस दिन सेलिब्रेशन भी हुआ, रैलियां भी निकली, जलसे का भी मतलब जलसे भी किए गए अलग अलग शहरों में, है ना। और झंडे भी फहराए गए। 1930 की बात है ये। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सॉरी संग्राम नहीं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। टाइम पर ध्यान रखना, भारत आजाद हुआ नहीं है, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, है ना। ध्वजारोहण वगैरह ये सारी चीजें की गई थी। लेकिन फिर बाद में 1930 के बाद कई सारे आंदोलन आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद लगातार अंग्रेजों की हालत कमजोर होती गई, है ना। उसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये तय किया गया था कि जो औपनिवेश हैं, उपनिवेशों को, औपनिवेशिक देश मुक्त करेंगे और स्वतंत्र देश होगा, और डेमोक्रेसी को प्रचलित किया जाएगा इन सारी जगहों पर। और जब ये सब कुछ हो गया, तो अब इनको भी खाली करना था भारत। तो इन्होंने शुरुआत में स्वायत्तता दी, फिर संविधान सभा बनी अपनी दिसंबर 1940 में। 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक होती है। हालांकि ये फैक्ट मैं आपको टाइमलाइन के फॉर्म में बताता जा रहा हूँ, जिससे कि आपको लगभग आइडिया रहे। और जो माउंटबेटन योजना लागू होने के बाद 14 और 15 अगस्त को दो स्वतंत्र देश दुनिया के नक्शे पर अस्तित्व में आए। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। अब 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ, और स्वतंत्रता दिवस आजादी के पहले से हम 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं, तो एक ही देश एक ही वर्ष में 2 दिन स्वतंत्रता दिवस कैसे मना सकता है? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस अब 15 अगस्त 1947 को मना रहे हैं, तो जाहिर है 26 जनवरी को तो हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मना सकते। तो अभी संविधान निर्माण का काम चल ही रहा है। फिर संविधान निर्माण का काम पूरा हो जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक में। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अंतिम बैठक जो 24 नवंबर को स्टार्ट हुई थी 1949 में, 26 नवंबर तक चली थी। के प्रावधान वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गए थे, और प्रस्तावना को भी इसी टाइम पर अपना लिया गया था, है ना। वी डू हियर बाई एनेक्ट अडॉप्ट, है ना, एंड गिव अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले डेट लिखी है ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर ऑफ 1949, है ना। ये डेट प्रस्तावना में एज इट इज आपको मिल जाएगी अगर आप देखेंगे। तो 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गया, और उसी दिन कई सारे आर्टिकल्स भी लागू हो गए थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम कोई भी चीज जो महत्वपूर्ण ही होती है। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया, महत्वपूर्ण डेट है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसके लिए क्या किया गया कि सोचा, फिर प्लानिंग की कि उस डेट को दिन हम अपना संविधान को लागू कर लेंगे। जब संविधान को लागू कर लेंगे, तो एक दिन को संविधान लागू होने के संविधान दिवस के रूप में मनाते रहेंगे, और एक को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। तो इसलिए 26 जनवरी 1930 को हमारा संविधान लागू हुआ, और भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। अब आप में से बहुत से लोगों को शायद पता हो कि डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी कि लोकतंत्र, और रिपब्लिक सिस्टम क्या होता है, यानी कि गणतांत्रिक सिस्टम। हमारी प्रस्तावना भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कैसा गणराज्य बनाते हैं? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हालांकि कुछ सेंस में अगर देखोगे, तो लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों में विशेषताएं काफी हद तक समान है।
लेकिन एक अंतर आप याद रखिएगा, जनरली ये किसी को पता नहीं होता है। अगर भरोसा ना हो तो आप अपने क्लासमेट से, अगर जो आपके साथ तैयारी कर रहा हो उससे पूछ लेना कि लोकतंत्र और गणतंत्र में मुख्य अंतर कहाँ पर आता है। दोनों में विशेषताएं लगभग समान होती हैं। लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन होता है, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा जनता के द्वारा शासन। और इसमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है मस्ट बी इलेक्टेड, इलेक्शन होते ही हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है ये। अब रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है मस्ट बी इलेक्टेड, और इसमें भी इलेक्शन आ गया, उसमें भी इलेक्शन आ गया। तो सिंपल सी बात आप ये समझ लें कि डेमोक्रेसी में जहां सरकार के द्वारा सत्ता के उपभोग पर कोई पाबंदी नहीं होती है, डेमोक्रेसी में आप मेजोरिटी के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गणतंत्र में यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम में जो सरकार की शक्तियां हैं, भले ही वो डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेसी बहुमत के हिसाब से चलती है, लेकिन उस पर जो संविधान रूपी अंकुश कंट्रोल लग जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर जो संविधान का अंकुश लग जाता है, अंकुश मतलब कंट्रोल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक, है ना। तो ये डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में ये अंतर हो जाता है। डेमोक्रेसी में जहाँ कोई मतलब सत्ता के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, वहीं जो रिपब्लिक है उसमें सरकार के ऊपर संविधान रूपी जो लॉक है यानी कि बाउंड्री है, वो सीमा लग जाती है उसकी, उससे आगे आपको नहीं जाना होगा। तो आज के वीडियो में ये था अपना सब कुछ, कि हम 26 जनवरी को ही संविधान निर्माताओं ने संविधान को लागू क्यों किया गया। क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मिले ही होंगे, है ना। जैसे कुछ मैं आपको याद दिलाऊं कि प्रथम विश्व युद्ध, मतलब गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, है ना। बाल गंगाधर तिलक का नारा यहाँ पे याद दिलाया गया आपको ना। रॉलेट बिना वकील बिना दलील का कानून, ये बताया गया। 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। 1927 में साइमन कमीशन आया। 1928 में ध्यान रखना इतने सारे फैक्ट हो गए हैं यहाँ पे। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो समिति के द्वारा तैयार हुई। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 31 जो जनवरी 31 दिसंबर 1929 को इस दिन रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। उसके बाद आप आएंगे तो संविधान सभा का गठन मैंने बताया था, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1900 आपके 46 को हुई। उसके बाद लगभग 3 साल में अपना संविधान बना, और आखिरी बैठक 24 नवंबर 1949 को हुई, जो 26 नवंबर 1949 तक चली। यहाँ पर प्रस्तावना और संविधान को अपने आप को समर्पित कर दिया गया और यहाँ पर ही इनेक्ट कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को ही, है ना। इतने सारे फैक्ट हो गए हैं अभी आपके। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र के रूप में विश्व में अस्तित्व में आ गया। और गणतंत्र और लोकतंत्र में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं ये उम्मीद लगा सकता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और इसको टेक्निकली क्लास तो नहीं बोल सकते, लेकिन आधे घंटे की क्लास नहीं होती है अपनी, आपको ही पता है कि लगभग 1.5 घंटे तक क्लास आती है जब भी क्लास होती है। तो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।